हेलो फ्रेंड, चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, ये वीडियो में लेके आया हूँ एसएस एग्जाम पे, जिसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं। वैसे एसएस एग्जाम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बताया, तो इसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। प्लस जो मेन तो इसलिए मैं लेके आया क्योंकि कुछ नए अपडेट्स आ गए जो कि आपके लिए जानने के लिए जरूरी है। इसमें जो नए डब्ल्यूएस के लिए वो भी हैं, प्लस जो ऑडिटर है उनके लिए तो अपडेट्स हैं ही। मतलब जो एसएस एग्जाम देंगे तो उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है। एग्जाम का नाम भी चेंज किया गया है, तो ये पूरा वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। इवन एक कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का भी आया है उसमें वो भी मैं बताऊंगा आपको, जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर की एक पोस्ट रहती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो नए आए हैं एसएस के अंदर में, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स वगैरह पूछ रहे हैं कि सर अभी उसमें बोला है कि भाई आपको 2 साल में ही प्रोबेशन पीरियड के अंदर में ही इसको कंप्लीट करना पड़ेगा एसएस, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस अपन एंड तक जाके इसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि नए अपडेट्स हैं, वो आपको मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एसएस का जो अभी अपडेट आया है वो है कि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले इसमें 10 अटेम्प्ट्स थे, उसको 12 अटेम्प्ट्स कर दिए गए हैं। मतलब इसमें रहता है क्या कि आपके जो फर्स्ट 6 अटेम्प्ट्स हैं, अगर उस फर्स्ट 6 अटेम्प्ट्स में आप जो स्टार्टिंग के जो 5 है, मतलब कोई भी 5 पेपर्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 4 अटेम्प्ट्स मिलते थे। वही अब बढ़ा के 6+6 कर दिया गया। मतलब अगर आप 6 अटेम्प्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं अपने, मतलब 6 अटेम्प्ट्स के अंदर में आप 5 अगर कंप्लीट कर लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो 5 पेपर करने के बाद में आपको 6 अटेम्प्ट्स और मिलेंगे। और दूसरा इसमें ये कंडीशंस रख दी गई हैं कि भाई आपको टोटल जो 12 अटेम्प्ट्स हैं, जो नए अभी आ रहे हैं, जो भी डब्ल्यू वगैरह होंगे या जो भी ऑडिटर होंगे जो देंगे, तो उसमें जो अटेम्प्ट्स हैं, जो आपके 12 अटेम्प्ट्स हैं, नए डब्ल्यू उसके लिए अलग है। ये सिर्फ ऑडिटर के लिए भी मैं बता रहा हूँ, डब्ल्यू के लिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो सिर्फ 6 अटेम्प्ट आप कर लेंगे तो वो आपको 6 अटेम्प्ट और मिल जाएंगे। लेकिन उसके अलावा इसमें एक चीज़ ये भी ऐड कर दी है कि आपको ये 8 साल में कंप्लीट करना होगा। 8 ईयर्स के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना ही होगा। पहले जैसे अनलिमिटेड था, वैसे नहीं है, 8 ईयर्स आपको उसमें कंप्लीट करना ही रहता है। इसमें एक वो जोड़ दिया गया है ताकि आप मतलब उसको सीरियसली लें। लेकिन अटेम्प्ट्स आपके बढ़ा दिए गए हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि भाई जो बंदे अभी तक जिनका अटेम्प्ट्स खत्म हो गए 10 अटेम्प्ट, उनको भी री अटेम्प्ट एज ए फ्रेश कैंडिडेट किया जाएगा। मतलब वापस से उनके प्री होगा, प्री की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में एग्जाम दिया जाएगा। इस तरह का इसमें रहेगा। और डब्ल्यू की अगर बात करें तो उनको उनके लिए ये बोला गया कि भाई आपको उसको प्रोबेशन पीरियड में ही क्लियर करना है। प्रोबेशन पीरियड में क्लियर करने का मतलब ये, अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर अब क्या, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा करके। तो इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं। जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको या तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा या फिर आपको जो लोअर कैडर है वहाँ पे डाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर प्रोबेशन पीरियड में क्लियर नहीं करते हैं तो आपको प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल का रहता है वो फिर 3 साल हो जाएगा, फिर 4 साल हो जाएगा। मतलब आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ता जाएगा उसके, अगर जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते हैं। और बाद में सब कुछ जो भी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी आपके अटेम्प्ट्स स्टार्टिंग में दिए गए थे 6+4, जब आप अपॉइंट कर रहे थे, मैंने कुछ दोस्तों से पता किया कि उन्होंने बोला कि भाई आरटीए लगाया था, उसमें आपको 6+4 अटेम्प्ट्स के लिए पहले बोला गया था। और जहाँ तक मेरा इंटरप्रिटेशन कहता है कि भाई जो अटेम्प्ट्स ऑडिटर को मिल रहे हैं वही अटेम्प्ट्स आपको मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें टर्मिनेशन का या जो कि लोअर कैडर में जाने का बात नहीं आएगी। वो तभी आएगी जब आपकी सारी अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों एक ऐसे एग्जाम पे अपन अब डिस्कस करते हैं कि इसमें पेपर क्या क्या रहते हैं। पेपर आपके 9 पेपर रहते हैं। 9 पेपर में से जो पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी में इसको बांट दिया गया है। जो ग्रुप ए रहता है उसके फर्स्ट 5 पेपर्स आपको इजीली क्लियर हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को अभी तक जो स्टूडेंट्स ने किए हैं कि सर पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसा रहता है। तो जो मैं आपको बता दूँ कि जो पहले 5 पेपर्स रहते हैं वो आप सभी के लिए बहुत ईजी रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश का रहता है, उसमें मैथ्स रहता है और अपना कंप्यूटर के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रहता है। प्लस जो 5th पेपर रहता है उसमें आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम के जो डिपार्टमेंट रूल्स हैं, जैसे कि एलटीसी हो गया, आपका लीव रूल्स हो गया, ठीक है, एचआरए हो गया, इन सब के जो बेसिक रूल्स है उस पर होता है। तो ये 5 पेपर आपके बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। इवन जो डायरेक्ट डब्ल्यूएस आते हैं, वो जो ग्रुप बी के अंदर में पीसी14 है जो कि अकाउंटेंसी पे रहता है, वो उनके लिए बहुत ईजी रहता है, उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ऑडिटर वगैरह जो डायरेक्ट आते हैं जिनका कॉमर्शियल बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए थोड़ा पीसी14 में दिक्कत होता है। उनको पूरा कॉमर्स पढ़ना पड़ता है अच्छे से। लेकिन आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो वो पेपर निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। उसके बाद आते हैं 3 पेपर बच जाते हैं जो कि डिपार्टमेंटल पेपर रहते हैं। चाहे आप एफएनसी में जाए, कॉमर्शियल में जाए, सिविल में जाए, तो आपके अलग अलग पेपर्स रहेंगे। हर डिपार्टमेंट में ये अलग अलग पेपर्स रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। बस यही पेपर ऐसे रहते हैं जिसमें कि आपको मतलब लग के एक बार तो लगना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट रहता है। खासकर एफएनसी वाला अगर आप देखें तो उसका जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट रहता है। आपको बहुत अच्छी रीडिंग माननी पड़ती है, सिलेबस कवर करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ट्रेंड ऐसा चलता है कि कई बार होता है कि भाई एक जगह से उठा के बहुत सारा पूछ लेते हैं, कई दूसरी जगह से आपको बिल्कुल नहीं पूछते। लेकिन वो कहाँ से ज़्यादा पूछेंगे ये आपको पता नहीं है।
इसलिए आपको सिलेबस को तो टच करना ही रहता है। क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आते हैं, लेकिन आपने जो वास्ट सिलेबस है उसको अगर टच नहीं किया तो फिर पास होना मुश्किल है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, आप उसको बहुत ज़्यादा टफ मान के ना चलें, आराम से निकल जाता है, लेकिन एकदम ईजी मान के भी ना चलें। अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं जो डिपार्टमेंट पेपर को, तो वो निकलने के चांस नहीं रहते हैं। आप पढ़ के जाएंगे, पूरा सिलेबस टच करके जाएंगे, तो फिर वो इजीली निकल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इसमें को कौन कौन दे सकता है, इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। तो सबसे पहले भी आपका जो दो ऑफिस हैं, एक तो AND ऑफिस है, एक आप INDD के अंदर में, और एक ऑडिट AND अकाउंट ऑफिस एंड ऑडिट ऑफिस। तो ऑडिट ऑफिस के अंदर में क्या रहता है कि भी आपका ऑडिट के हिसाब से एग्जाम लगते हैं, अकाउंट वाले का अकाउंट के हिसाब से एग्जाम लगते हैं। लेकिन जो AND अकाउंट ऑफिस है उनमें उनको दोनों में ऑप्शंस रहता है। आप एज ए असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी बन सकते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी बन सकते हैं। आपको ऑप्शंस ऑप्ट करना होता है। एक बार आपने जो ऑप्शन ऑप्ट कर लिया उससे आप बाहर नहीं जा सकते, आपको उसी में पेपर देना रहता है। तो इसमें भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर अगर मेरे पोस्टिंग सेम जगह रहेगी है, तो पोस्टिंग आपकी अगर आप डब्ल्यू अकाउंट्स के लिए करते हैं तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन अगर ऑडिट के लिए करते हैं आप, तो हो सकता है कि भाई आपको उसी स्टेट में जो AG ऑडिट है उसमें मिल जाए, या दूसरे स्टेट में भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। नॉर्मली जब डब्ल्यू बनता है ऑडिटर से आदमी, तो मतलब जब ऑडिटर से डब्ल्यू के लिए जाता है तब उसमें उसको इजीली वही जो स्टेट रहता है या वही ऑफिस रहता है वही मिल जाता है, दूसरी जगह उसको जाने की जरूरत नहीं रहती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई इसमें ये तो हो गया ऑडिटर और डब्ल्यू तो देते ही इसको। उसके अलावा क्या रहता है कि अकाउंटेंट हो गया आपका, अकाउंटेंट के बाद में ऑडिटर, अकाउंटेंट अपने जो डिपार्टमेंट है उसमें, क्लर्क रहता है वो भी दे सकते हैं इसको एग्जाम को, DO रहते हैं वो भी दे सकते हैं, स्टेनोग्राफर रहते हैं वो भी दे सकते हैं इसको, और जो DA रहते हैं, DA के लिए भी वही ऑप्शन है जो मैंने अकाउंटेंट के लिए बताया। सेम आपको अगर अकाउंट ऑफिस में रहना है या ऑडिट में जाना है, मतलब अकाउंट डब्ल्यू अकाउंट्स रहना है कि डब्ल्यू आपको ऑडिट में जाना है, वो उसका आप पे डिपेंड करेगा कि भाई आप क्या चाहते हो, उसके हिसाब से आपकी पोस्टिंग इसमें निर्भर करती है। तो दोस्तों ऐसे इस एग्जाम देने के लिए आपको जो मैंने बताया भी, क्लर्क हो, चाहे ऑडिटर हो, अकाउंटेंट हो, DA हो या स्टेनोग्राफर हो, DEO हो, तो आपको 2 साल मिनिमम उसमें पूरे हो जाने चाहिए। अब बात आती है कि भैया 2 साल को कौन सी डेट पकड़ेंगे। पहले पकड़ते थे 1 सितंबर, अभी जो नए अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से क्या कर दिया है कि पहले इस एग्जाम को बोलते थे SAS मेंस एंड SAS सप्लीमेंट्री, अभी उसको एग्जामिनेशन 1 एंड एग्जामिनेशन 2 नाम दे दिया है, प्लस 2 डेट्स दे दी हैं। जैसे पहले 1 सितंबर को पकड़ते थे, अभी 1 मार्च एंड 1 सितंबर को पकड़ेंगे जो भी फ्रेश कैंडिडेट रहेंगे। और फ्रेश कैंडिडेट पहले सिर्फ मेन एग्जाम को ही दे पाते थे, वो अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम आ रहा है तो उसको स्टार्टिंग में नहीं दे पाते थे, पहले उनको मेन देना है फिर सप्लीमेंट्री दे पाते थे। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि भाई दोनों को मेन कर दिया गया, कोई सप्लीमेंट्री नहीं है, मतलब फ्रेश कैंडिडेट एग्जामिनेशन 1 भी दे सकता है, एग्जामिनेशन 2 भी दे सकता है। तो इसमें फायदा क्या हुआ, पहले क्या होता था, जैसे कि मेरा ही केस में क्या था कि मैंने 31 दिसंबर को ज्वाइन किया था, तो मेरे जो 2 साल है वही जनवरी में आके 1 जनवरी को हो गए, मतलब 31 दिसंबर को हो गए 2 साल। लेकिन बाद में ये क्योंकि ये सितंबर पकड़ रहे हैं, तो जो नेक्स्ट ईयर था उसमें सितंबर में जाके मैंने ये एग्जाम दिया, वो सितंबर को पकड़ते हैं लेकिन अक्टूबर तक जाके वो एग्जाम होता है। तो आप कुल मिला के देख सकते हैं कि भाई इसमें 10 महीने का मेरे को गैप लग गया। तो ये 10 महीने का गैप अभी आपको नहीं लगेगा, जो भी नए रिक्रूटर्स आएंगे उनको क्या होगा कि भाई आपको अगर 2 साल जनवरी में पूरे हैं तो आप उसको मार्च में दे पाएंगे, मतलब आपको सितंबर तक वेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके 2 साल मार्च के बाद में अप्रैल में पूरे हो रहे हैं तो आप सितंबर में दे सकते हैं उसको। तो ये चीज आपको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन साल में बस एक बार आपका जो प्री एग्जाम लगता है ऑडिटर के लिए, इसके लिए प्री भी रहता है, आपको प्री भी देना पड़ता है, वो साल में एक ही बार होगा। लेकिन उसको ये ध्यान में रख के कंडक्ट करा लिया जाएगा कि भाई आगे इसको क्वालिफाई हो रहा है तो उस बच्चे को या उस जो भी कैंडिडेट रहेगा उसको उसी समय एग्जाम प्री करवा लिया जाएगा कि भैया ये अगर चाहे मार्च में एलिजिबल हो रहा हो तो सितंबर में एलिजिबल हो रहा हो, वो उसी उसमें उसको ट्रेनिंग दे दी जाएगी और उसका प्री एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है कि फिर आगे जो आप RA CPD वगैरह देंगे उसमें भी ये लागू हो गया है। मतलब कि कई बार पहले क्या होता था कि जब आप देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि RA और CPD एग्जाम कब दे सकते हैं आप। RA एग्जाम दे सकते हैं आप जब W पे 1 साल पूरा हो गया आपका, ठीक है। अभी जैसे ऑडिटर से W बने, W 1 साल पूरा हो गया, और जो डायरेक्ट डिप्यूटीज हैं जब तक वो W के कंफर्मेटरी एसएस एग्जाम कंफर्मेटरी मतलब नहीं देंगे, जब तक वो रेगुलर नहीं हो जाएंगे, जब तक उनका वो काउंट नहीं होगा। जैसे ही वो रेगुलर हो जाते हैं, एसएस कंप्लीट कर लेते हैं डायरेक्ट W, तब फिर उनका वो 1 साल काउंट होगा आगे जाके, तब आप उसको RA दे सकते हैं। तो 1 साल चाहिए आपको RA के लिए। बाद में आता है CPD 1, CPD 2 एंड CPD 3। ये मतलब एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स हैं आपको, ये आप जैसे जैसे एग्जाम क्लियर करते जाओगे आपको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है हर एक एग्जाम के लिए। तो CPD 1 आप दे पाते हैं जब आपको W बनने के बाद, मतलब जब आप रेगुलर W हो जाते हैं उसके 4 साल बाद। CPD 2 आपको देना होता है जब भी आप CPD 1 क्लियर करेंगे उसके 4 साल बाद। और CPD जो 3 रहता है वो जो आप CPD 2 क्लियर कर लेंगे उसके जस्ट 3 ईयर्स बाद में आप उसको दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे चांसेस रहते हैं आपको इंक्रीमेंट करने के लिए। 4 इंक्रीमेंट आप ले सकते हैं पढ़ाई करके।
तो ये मतलब और किसी डिपार्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको एनआईडी के अंदर ही मान के चलिए आप। इसके अंदर में जो सीएजी का जो है ऑडिट का जो डिपार्टमेंट है, और प्लस जो अकाउंट्स वाले में भी है, लेकिन उसमें एक जो आरई है उसकी जगह इंसेंटिव होता है, बाकी ये सीपीटी 1 वगैरह वगैरह उसमें भी लगते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता रहा था कि भाई इसमें आरई और सीपीटी एग्जाम में आगे कैसे बेनिफिट होगा। तो ये जो आप 1 साल बाद 4 साल बाद दे सकते हैं, तो ये सेम जो आपको सितंबर में आप पकड़ रहे थे, तो कई बार गैप लग रहा था किसी का, मान लो कि भाई दिसंबर में ही जैसे मेरा सितंबर में है, तो मेरा तो पूरा हो गया 1 सितंबर में। मेरा जो बैचमेट था उसका 3 सितंबर था, मेरा 1 सितंबर था, उसका 3 सितंबर था, तो उसको 2 डेज का भी ग्रेस पीरियड नहीं मिला। मतलब उसको अगले साल 1 साल उसको पूरा वेट करना पड़ा आरई देने के लिए। मैंने उसी समय दे दिया, लेकिन उसको 1 साल पूरा वेट करना पड़ा, उसको दे नहीं पाया, उसको लगभग 2 साल हो गए, उसके बाद में आरई दे पाया। लेकिन अभी ये 2 एग्जाम आने की वजह से क्या हो जाएगा कि आपको बाई चांस सितंबर में पड़ा तो आप मार्च में जाके उसको दे सकते हैं। तो ये आगे आरई सीपीटी वगैरह में भी मतलब जो भी बंदे रहेंगे उनको बेनिफिट करेगा इस चीज का। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। अभी मतलब वैसे तो डब्ल्यूओ से लेके ऊपर वाले में भी प्रपोज्ड है, काफ़ी अच्छे एस्पेक्ट्स हैं प्रमोशंस के आगे में, अगर वो अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो अभी चल रहा है। लेकिन अभी एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है जो कि इसमें प्रपोजल के साथ में था, वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर का। पहले सीनियर ऑडिटर से सीधा सुपरवाइजर की पोस्ट रहती थी, और बहुत ही कम लोग जो जिनके प्रमोशंस मान लो जो डब्ल्यूओ नहीं बन पाते थे, तो वो सुपरवाइजर तक ही अटक जाते थे। तो बीच में ऐसा कोई और पोस्ट नहीं आती थी, और कई बार मतलब सीनियर ऑडिटर पे रिटायर होना पड़ता था अगर सुपरवाइजर की पोस्ट नहीं मिली तो इसमें अभी एक ऐसी पोस्ट है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको कि लेवल 7 में रखा गया है। अगर आपको सीनियर ऑडिटर बने हुए 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल होने के बाद में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपके एक बेसिक 2 to 3 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, प्लस एक इंटरनल एग्जाम रखा है। इंटरनल एग्जाम में क्या क्या आएगा अभी कुछ नहीं बताया है, जो भी आगे अपडेट्स करेंगे मैं आपको बताते रहूंगा। तो वो एग्जाम देने के बाद में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब अभी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मतलब आगे आने वाले टाइम पे जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसके अंदर में काफी कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट होने वाला है। मतलब आपको जो पोस्ट रहेंगी आगे, जो चाहे डब्ल्यू से ऊपर वाली पोस्ट हो, तो उसमें कुछ ना कुछ बीच में एक्स्ट्रा पोस्ट डाल दी गई है जो कि नॉन INAS है। INAS की पोस्ट तो यूपीएससी वाली रहती है, ग्रुप ए इधर दिया है, लेकिन उसको नॉन INAS करके पोस्ट करके डाल रहे हैं, और आगे हर 4 साल में, हर 5 साल के अंदर कुछ ना कुछ प्रमोशन उसमें प्रपोज किए हुए हैं। तो अगर वैसा हो जाता है तो मतलब ऑडिट डिपार्टमेंट प्रमोशन एस्पेक्ट से भी काफी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, जो कि पूरा अभी तक जो भी अपडेट्स आए नए एग्जामिनेशन के हिसाब से, एसएस के एग्जाम के हिसाब से, तो उसमें मैंने आपको बताया। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एसएससी सीपीओ सीजीएल एग्जाम पे जो भी पोस्ट रहती है उस पर इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ, और जो भी ग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं सीजीएल और सीपीओ में, उनसे ग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेके ही इस चैनल पर मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, इन सभी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।